हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज प्लानिंग। और इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऑलरेडी हम ये सारे टॉपिक्स देखो कवर कर लिए हैं हमने। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा प्लानिंग का, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और आपका नेचर वगैरह और इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। ये चारों टॉपिक्स हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में प्लानिंग प्रोसेस और प्लानिंग प्रोसेस एक ही में पढ़ा था आई गेस। फिर प्लान क्या होता है और टाइप्स ऑफ प्लान कुछ कुछ क्या है, मतलब हमने स्टैंडिंग प्लान और आपका सिंगल यूज प्लान, दो ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक है, अब उसके बाद हम आज का टॉपिक हमारा ये वाला है, जो ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लान है, लाइक पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, स्ट्रेटजीज, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे और इन सब के बीच के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। और बहुत थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे ही नाम ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करते हैं और आप लोगों को भी इन सब का एग्जैक्ट मीनिंग या फिर इन सब के बीच एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता होगा। पर आज के वीडियो में हम ये सारी ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं अच्छे से। सो आई होप आपने पिछले लेक्चर जरूर देख लिए। अगर वो नहीं देखें तो आपको आगे की चीज़ें डेफिनेटली समझ नहीं आने वाली है, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान की। तो टाइप्स ऑफ प्लान की अगर मैं बात करूँ तो देखो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे, एक हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है और एक सिंगल यूज प्लान होता है। ठीक है, अब इन्हीं को ही ना थोड़ा सा हम अगर और क्लासिफाई करें तो हमारे पास ये 8 ब्रॉड कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें से कि अब देखो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है आपका, ये चारों, यानी कि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड और रूल्स, ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके स्टैंडिंग प्लान्स। ठीक है, ये हैं आपके स्टैंडिंग प्लान्स। और ये जो नीचे के दो हैं प्रोग्राम्स और बजट्स, ये आपका क्या हो गया, सिंगल यूज प्लान। ठीक है, ये हो गया सिंगल यूज प्लान। अब ये जो ऊपर के दो बच रहे हैं, इन दोनों को हम इन दोनों में मतलब स्टैंड ना ही स्टैंडिंग में हम डालते हैं इस वाली कैटेगरी में, ना ही हम सिंगल यूज वाली कैटेगरी में डालते हैं। ये दोनों अलग है, पढ़ने आठों पढ़ेंगे, पर मैं बता रही हूँ कि स्टैंडिंग वाली कैटेगरी में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड और आपका रूल्स। याद रखने हैं PPMR। ठीक है, इनकी पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड और रूल चार हो गए। फिर आपका प्रोग्राम और बजट, ठीक है, ये सिंगल यूज में आ गए। क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ। सिंगल यूज मतलब मैंने बताया था पिछली बार कि अभी के लिए बना, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना और फिर बाद में उस प्लान को नष्ट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, वो दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, यूज नहीं किया जाएगा। तो बजट एक बार आ जाता है किसी चीज का, वो यूज हो गया तो बार बार उसी बजट को हम यूज नहीं करते। जैसे हमारा हर साल बजट आता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करती है मार्च में। प्रोग्राम की बात करें तो एक प्रोग्राम चलाया जाता है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो प्रोग्राम अगर वो पर्पस खत्म हो गया है तो उसके बाद वो प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा ऑब्वियसली। तो ये दो सिंगल यूज हैं। बाकी कौन से बचे, PPMR यानी कि पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल, ये चारों आपके स्टैंडिंग में आ जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज, ये दोनों किसी भी कैटेगरी में नहीं आते इन दोनों में से। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब हम एक एक करके समझते हैं कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब अगर हम बेसिक मीनिंग देखें, हम ऑब्जेक्टिव्स हम बहुत जगह पे हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि इस चीज का ये ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। क्या बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ये कैसा होना चाहिए, ये स्पेसिफिक होना चाहिए, ये मेजरेबल होना चाहिए, ये अचीवेबल होना चाहिए, ये रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि ये 5 इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिन्हें आप याद कर सकते हो किससे, एक निमोनिक से जिसका है नाम स्मार्ट। स्मार्ट मतलब S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलिवेंट और T फॉर टाइम बाउंड। S फॉर स्पेसिफिक मतलब कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपको। अगर जैसे आपको 10% अपना प्रॉफिट बढ़ाना है अगले 6 महीने तक, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक मतलब ऑब्जेक्टिव। मेजरेबल होना चाहिए, आपने मेजर कर सको कि आपको कितना, मतलब जैसे हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, 10% प्रॉफिट बढ़ाना है, तो ये हो गया मेजरेबल। अचीवेबल ऐसा होना चाहिए जिसे आप अचीव कर सको, समझ रहे हो। अब अगर आप अपना ये ऑब्जेक्टिव ले लो कि नहीं, मेरे को 1 महीने में कैसे भी करके अपना प्रॉफिट दुगना करना है, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप इतना कर ही नहीं सकते हो, टाइम कम है, आपने ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाया कि उसका टाइम लिमिट कम है, तो ऑब्वियसली वो अनअचीवेबल होगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव तैयार करो जो अचीवेबल हो, जो आप अचीव कर सकते हो। अब आप लोगों को भी देखो पता है आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में, राइट। सबको अपना
मतलब स्टेटस पता होता है कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, वो कितना कर सकते हैं। हर कोई 100% नहीं ला सकता, हर बहुत सारे बच्चे 80% भी नहीं ला सकते, ठीक है, हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। तो हमको पता है और हमको ये भी पता है कि हमको कितना हम अचीव कर सकते हैं, तो हम वही एक काइंड ऑफ टारगेट सेट करके चलते हैं कि हम चलो मेहनत भी करें तो 80 की जगह 87% भी लेकर के आ जाएंगे। तो अचीवेबल होना चाहिए और आपका रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट मतलब ऐसा फालतू का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअली आपको करना है उसी से रिलेटेड हो। टाइम बाउंड, टाइम लिमिट जरूर होनी चाहिए, इतने टाइम तक आपको ये चीज़ करनी है। जैसे आपने सोचा कि अभी आपके लाइक किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो हम ना ये चैप्टर हमको इन 2 दिन में कंप्लीट फटाफट से रिवाइज करना है, इस चैप्टर के यहाँ से क्वेश्चन आंसर मेरे को फटाफट से आज ही रात में मेरे को दोबारा से रिवाइज करने हैं। तो मतलब टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो 5 चीज़ें याद रखनी है, फिर एक निमोनिक याद रखो स्मार्ट, जिससे कि आप क्या याद कर सकते हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, आपका रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ये 5 चीज़ें एक ऑब्जेक्टिव में जरूर होनी चाहिए। अब इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बताया था, इंक्रीज इन सेल बाय 12% बाय 8 मंथ्स। अब देखो ये अचीवेबल है, ठीक है, हम सेल्स अचीव कर लेंगे, और आपका स्पेसिफिक भी है कि हमको इतना ही करना है, स्पेसिफिकली बता दिया है। 12% मेजर कर सकते हैं, 8 मंथ्स टाइम बाउंड है, रेलिवेंट है, यानी कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमको बताता क्या है, इट डिटर्मिन्स व्हाट इज टू बी डन, कि क्या होना है, क्या करना है। मेरे को 12% सेल्स अचीव करनी है, तो मेरे को ये करना है। हम ये डिटर्मिन तो कर रहे हैं, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को 12% सेल्स अचीव करनी है नेक्स्ट 8 मंथ्स में, ठीक है। तो ये हमको डिटर्मिन करके बताता है ऑब्जेक्टिव। एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का एंड रिजल्ट क्या आएगा, इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा कि अच्छा मेरी सेल्स में 12% बढ़ोतरी हो जाएगी नेक्स्ट 8 मंथ्स तक। तो ये एंड रिजल्ट बताता है। ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। अब जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो हमारी सारी एक्टिविटीज उसी की तरफ, उसी की मतलब आप कह लो उसी के पीछे पीछे तो होती हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है आपको 1 महीने में ये चैप्टर कंप्लीट करके रहना है, या फिर 3 चैप्टर्स कंप्लीट करके रहना है, तो आपकी सारी एक्टिविटीज उसी की तरफ होंगी, राइट, इधर उधर नहीं भटकोगे। तो ऑब्जेक्टिव हमको ये भी करने को बोलता है। सर्व्स एज गाइडलाइंस फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। ऑब्वियसली ये हमको गाइडलाइन बताता है बिजनेस प्लानिंग के लिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है देखो कि ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग में सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव ही सेट करने पड़ते हैं। जब हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था उसके स्टेप्स में सबसे पहले क्या था, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ऑब्जेक्टिव अगर हम अच्छे सेट करेंगे तो हमारे लिए गाइडलाइन की तरह एक्ट करते हैं, जिससे कि हम प्लानिंग में और अच्छा कर सकते हैं और अच्छे से प्लान करेंगे और चीज़ें और अच्छे से वर्क करेंगी। और ये क्या करता है, यूजुअली सेटअप बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। वो अपने से सबऑर्डिनेट्स जो है, मतलब मिडिल मैनेजमेंट, सॉरी हाँ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को बताते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, तो वो लोग उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स गाइडलाइन की तरह हैं। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमें कहाँ लेके जाना है, किसके द्वारा लेके जाना है, वो उनको पता है, अपने एम्प्लॉयज के द्वारा। तो वो उनसे काम कराते हैं, पर मेन ऑब्जेक्टिव किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो वही ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझ आ गया ये सारी चीजें। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज देखो क्या होती हैं। स्ट्रैटेजीज की जब मैं बात करूं, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, सबसे पहली बात ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव तो हमने बना लिए कि हमको ये करना है, पर उसको, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप जो पूरा प्लानिंग करते हो ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो, सारी चीजें शामिल हो, अपने आप में पूरा हो, ऐसी चीज होती है कॉम्प्रिहेंसिव। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमने बना लिए, पर अब उनको अचीव करने के लिए हमको जो एक प्लान बनाना है उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। जैसे अब आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि आपको इन 3 महीनों में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, अब आप कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे कि नहीं, राइट। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे। तो वो स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। आपको बहुत सारी एक्टिविटीज बताते हैं कि आपको इस टाइम पे ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिससे कि आप अपना वो गोल अचीव कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, सिंपल, ठीक है। और साथ ही साथ इट डिटर्मिन्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ये डिटर्मिन करता है। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रैटेजी में 3 चीजें बेसिकली शामिल होती हैं। 3 चीजें जरूर जरूर आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पहले तो हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिटर्मिन करते हैं अपने, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता अपनाना है।
और तीसरा, हम उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं और उन्हें एलोकेट करते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत इजी होते हैं, जो मैं आपके एग्जाम वाले एग्जांपल देती हूँ ना, वो बहुत इजी होते हैं, दिमाग में रहते हैं। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे कि आपको बोर्ड में लेकर के आने हैं भाई 95% से कम तो लाने ही नहीं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, आप उसके लिए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लोगे कि अब मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मैं अब दोस्तों के साथ कुछ के बाद गेड़ियां नहीं मारूंगा, मैं पार्टीज में नहीं जाऊंगा कुछ एक साल तक, अपने घर के फंक्शंस नहीं अटेंड करूंगा, ये सारी चीजें, या फिर बहुत मेहनत करूंगा, 10 घंटे मिनिमम देने ही देने। पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आप उसके लिए रिसोर्सेज भी इकट्ठा करोगे, आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है। आपने लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल सर्च करें, ठीक है, ये प्लेलिस्ट सेव कर ली, अपने बुक्स अरेंज कर ली, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर, कोचिंग लगा ली, ये सारी चीजें। तो 3 चीजें मेन हैं किस चीज में, ये स्ट्रैटेजी में, ये तीनों चीजें स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हो और उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करते हो। समझ आया? तो ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ये क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का टास्क होता है। जिस तरह ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो स्ट्रैटेजी भी वही बताएगा कि हमें क्या करना है, वही फॉलो करेंगे आपके एम्प्लॉयज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये स्ट्रैटेजी है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, आपको कैसे सेल्स बढ़ानी है, ये स्ट्रैटेजी इसकी। चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, आपको किस तरीके का एडवर्टीजमेंट करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, पैम्फलेट बांट के करना है, विजिटिंग कार्ड दे करके करना है, या फिर ऑनलाइन आपको एड्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर के ये एग्जाम्पल है कि इन चीज़ों के लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी बिजनेस इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे आसपास, हमारे नहीं, किसी भी बिजनेस के सराउंडिंग्स में जो भी चल रहा है। तो ऑब्वियसली अब आपकी स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप क्या करोगे, अगर आपका गोल ये है कि आपको ना 12% सेल्स बढ़ानी है, तो आपने कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना ली कि उसके लिए सब रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठा कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे कर लिए हमने। रिसोर्सेज इकट्ठा करना भी स्ट्रैटेजी में आता है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना भी स्ट्रैटेजी में आता है। मान लो कोई ऐसी चीज़ हो गई कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो रही है, तो आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन और अपने रिसोर्सेज वगैरह अपनी प्लानिंग में चेंज लाना पड़ेगा। प्लानिंग वगैरह में चेंज लाओगे यानी कि स्ट्रैटेजी चेंज। तो स्ट्रैटेजी अफेक्ट होती है किससे, बिजनेस इन्वायरमेंट से। यानी कि आपका जो डिमांड की प्रोडक्ट की डिमांड में जो डिक्रीज आया, वो किसका पार्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट ही तो होता है, राइट। तो वो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ हलचल होगी तो उससे फर्क पड़ेगा आपकी स्ट्रैटेजी में, तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, ठीक। ये क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है बिजनेस का कि वो बिजनेस कैसे वर्क करेगा आगे आप कैसे कैसे काम करोगे, उसका एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा बना लिया आपने, ओके। साथ ही साथ डिफाइंस फ्यूचर डिसीजंस एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। तो ये सारी चीजें होती हैं स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजीज के बारे में याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव्स को हमको फॉलो करने में, अचीव करने में हेल्प करती है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, 3 चीजें याद रखनी है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके लिए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन चूज करो, और साथ साथ क्या करो, रिसोर्सेज एलोकेट करो, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी। अभी ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी मैंने बताया था, ये स्टैंडिंग का पार्ट है या फिर आपका सिंगल यूज का प्लान है, किसी का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी ना ही स्टैंडिंग में आते हैं, ना ही सिंगल यूज में आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिसीज। पॉलिसीज किस में आता है, मैंने याद कराया था PPMR, जिसमें फर्स्ट P था पॉलिसीज। तो पॉलिसीज आपका आ जाता है स्टैंडिंग में, ठीक है। पॉलिसीज किसका पार्ट है, वही स्टैंडिंग का। अब बात आती है पॉलिसीज की। पॉलिसी क्या होती है, एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका कि वो किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन को हैंडल करेगी, वो कहलाती है हमारी पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल। जो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी थे वो सिर्फ टॉप लेवल का काम था, पर पॉलिसी हर लेवल पर होती है, टॉप मिडिल लोअर, ठीक है। और ये खुद का तरीका, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सारी चीजें हैंडल करता है, लाइक उसकी प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम हो गई है तो वो क्या चीजें यूज कर रहा है, क्या टूल्स यूज कर रहा है, उन्हें हम पॉलिसीज कहते हैं। मतलब खुद से वो क्या चीजें कैसे हैंडल कर रहा है, वो हो जाती है पॉलिसी, ओके। पॉलिसी फॉर्मेशन ऑलवेज एनकरेजेस इनिशिएटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज। क्यों, क्योंकि पॉलिसी अगर कोई बना रहा है, ऑब्वियसली पॉलिसी इंप्रूवमेंट के लिए बनेगी, इंप्रूवमेंट होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे और उनको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलेगा। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, एक इसका एग्जाम्पल है, परचेज पॉलिसी में इंक्लूड फ्रॉम हाउ मेनी सप्लायर्स कंपनी शुड परचेज,
व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग अमंग द सप्लायर्स एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई परचेज पॉलिसी है, आप कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करते हो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपको उस चीज़ के बहुत सारे सप्लायर्स हैं भाई। अब आपको किस सप्लायर से कितना सामान खरीदना है, इससे हमको ये सामान खरीदना है, ये वाला गुड अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बेचना है। तो ये सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती है, यानी कि आपका खुद का तरीका है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स या फिर एनी सिचुएशन, वही होती है हमारी पॉलिसी। इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का उतना कोई खास रोल नहीं होता है, और ये हर लेवल पर करा जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, टॉप मिडल लेवल, टॉप पे भी बनाई जाएगी, मिडल पे भी बनाई जाएगी, लोअर लेवल पे भी बनाई जाएगी, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होती है। क्यों होती है भाई? हमारा जब ऑब्जेक्टिव यही है कि 12% सेल्स बढ़ानी है, तो उसी के हिसाब से तो हम पॉलिसी बनाएंगे। यानी कि स्ट्रैटेजी भी ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है और पॉलिसी भी ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है। ये याद रखना है, 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 चीजें ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है। गाइड्स मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। अब अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है, तो ये आपके मैनेजर्स को गाइड करती है कि आप क्या करो, एक इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाओ। मतलब कह लो पॉलिसी ना थोड़ा छोटा टर्म है स्ट्रैटेजी के कंपैरिजन में, स्ट्रैटेजी बड़ा टर्म है, पॉलिसी छोटा टर्म है। क्योंकि स्ट्रैटेजी में हमने क्या पढ़ा, वो कॉम्प्रहेंसिव प्लान है, सब कुछ इंक्लूड है, तो उसमें पॉलिसी भी इंक्लूड है। तो स्ट्रैटेजी बड़ा प्लान मतलब बड़ा टर्म है, और जो आपका पॉलिसीज है वो छोटा टर्म है। ओके, ये क्या करता है, टेक्स एज अ गाइड टू टेक डिसीजंस इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, तो वो आपके पॉलिसीज हो गई। तो पॉलिसी के बारे में याद रखना है, ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, स्ट्रैटेजी हो गया और आपका पॉलिसी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स किसमें आता है? प्रोसीजर्स भी ऑफ कोर्स स्टैंडिंग में आता है। पीपीएमआर बताया था ना, तो पहला पी था पॉलिसी, दूसरा पी था प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है? रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस। यानी कि आगे जो भी होने वाला है ना, उसमें हमको किस तरीके से काम करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। लेट अस सपोज कोई मान लेते हैं कोई इंसान है जो आप अच्छा, आपने आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मान लो किसी प्रोडक्ट की डिमांड आपकी कम हो गई है, या फिर नहीं, आपके प्रोडक्ट के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया उसका, और या फिर आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, ये मान लेते हैं, चलो ठीक है, रॉ मटेरियल आपका बहुत महंगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा हुई, तो आपने प्राइस बढ़ाया। तो कॉस्ट अगर ज़्यादा आएगी, तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, रिक्वायर्ड स्टेप्स क्या है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने के, उससे सुलझने के, उससे बाहर आने के, वो होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर बेसिकली समझ आ रहा है क्या होता है प्रोसीजर? अगर किसी भी चीज़ का प्रोसीजर बताएं हम, जैसे आपसे अगर पूछे कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का क्या प्रोसीजर है, तो बनवाने का, तो आप बता दोगे कि भाई वहाँ पर जाओ, आपके आरटीओ में जाओ, ये करो, ये फॉर्म भरना है, ऐसे ऐसे। यानी कि सारी चीज़ें सिस्टमैटिक हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। प्रोसीजर वही तो होता है, तो सारे स्टेप्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट इज टू बी फॉलोड बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट सिचुएशन, कॉमन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। ये क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन है, हर चीज का अलग अलग प्रोसीजर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसीजर टू हैंडल द ऑर्डर्स बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो। जो हमको ऑर्डर्स देने हैं, ठीक है, मतलब टू हैंडल द ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं, उनको हैंडल करने का तरीका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए भी वही होगा, और आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसके लिए भी वही होगा। इसमें क्या चीज़ आती है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सारे स्टेप्स के सीक्वेंस मैंने बताया, ये इनसाइडर्स के लिए, मतलब सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, उसके अंदर के लोगों के लिए, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। अब जैसे आपको इसके बाद मान लो बीयू में एडमिशन लेना है 12th के बाद, और बीए ऑनर्स करना है इकोनॉमिक्स में, तो उसका एक प्रोसीजर है ना। अच्छा, आपको पहले सीयूईटी एग्जाम देना है, या फिर डीयू का एंट्रेंस एग्जाम देना है, फिर आपका वो लिस्ट आएगी, फिर काउंसलिंग होगी, फिर आपका एडमिशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन फीस भरो, फिर आपका एडमिशन होगा, फिर एडमिशन का फीस भरो, ये सारे मतलब पूरा प्रोसीजर होगा ना, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। ऐसा नहीं कि पहले काउंसलिंग होगी फिर सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है, ये तो नहीं होगा ना। ऑब्वियसली फिक्स्ड आपका प्रोसीजर है, तो ये होता है प्रोसीजर, ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। दो चीजें कौन सी? पॉलिसीज जो से जस्ट अभी पहले हमने पढ़ा, और प्रोसीजर, ये दोनों से इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। मतलब ये जो आपका पॉलिसी था और जो आपका प्रोसीजर था, ठीक है। तो 4 चीजें हो गई हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है मेथड्स। मेथड्स भी ऑफ कोर्स किसका पार्ट है? स्टैंडिंग का पार्ट है। पीपीएमआर मैंने बताया था, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपको चीज़ें याद रहे, जिससे आपको याद रहेंगी आसानी से। तो पीपीएमआर में पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर हो गया, मेथड आ रहा है अब, ठीक है। मेथड क्या होता है? अब किसी भी काम को करने का मेथड क्या है, यानी कि तरीका क्या है। अब जैसे
कार ड्राइव करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, खाना बनाने का मतलब लौकी की सब्जी बनाने का तरीका क्या है, एक फिक्स्ड चीज होगी, आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। तो ये क्या होता है, फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रेपिटेटिव जॉब्स, मतलब वही एक ही चीज को बार बार करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, वही कहलाता है मेथड। ठीक है। मैनेजर्स डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब, वो डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मान लो उनको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, मतलब इसमें पहले ये चीज़ जोड़नी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर इसकी वेल्डिंग होगी, फिर इसको ये करना है, इस वाली मशीन में से इसको प्रोसेस करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक प्रॉपर मेथड है उसका। ओके, वही कहलाता है मेथड। नो, इससे क्या होता है, कोई डाउट नहीं रहता एम्प्लॉयज़ के दिमाग में, क्योंकि उनको पता है यही चीज़ उनको बार बार करनी है, फिर इस धीरे धीरे वो उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रहती है एम्प्लॉयज़ के एक्शन में, वो सेम चीज़ें करेंगे। एक्ट एज गाइड फॉर देम, उनके लिए गाइड की तरह एक्ट करता है। जैसे मान लो कहीं भी आपकी नौकरी भी लग जाती है ना, तो नौकरी लगने से पहले ट्रेनिंग होती है, हर नौकरी में ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, जहाँ पे सिखाया जाता है। तो वही मेथड बताया जाता है कि आपको ये अपना काम कैसे करना है। बैंक में नौकरी लगेगी, आपकी ट्रेनिंग होगी पहले कि आपको बैंक में कैसे लोगों से डील करना है, या फिर क्या काम ऐसे करना है, एफडी कैसे करनी है, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, ये वो, तो सारी चीज़ें बताते हैं। तो उनके लिए गाइड की तरह एक्ट करता है। स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच अ टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है जिसमें कि एक टास्क परफॉर्म होना चाहिए, यही तरीका है। ओके, वेरीज फ्रॉम टास्क टू टास्क, ऑब्वियसली हर टास्क का मेथड अलग होगा ना। लौकी की सब्जी बनाने का तरीका अलग है और मसूर की दाल बनाने का तरीका अलग है, दोनों अलग अलग टास्क हैं, दोनों का तरीका अलग है, तो यानी कि मेथड वेरी करता है टास्क टू टास्क। ओके, सेव्स टाइम, एफर्ट्स, मनी एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब आपको किसी चीज़ का अगर मेथड पता है तो ऑब्वियसली उससे आपका टाइम, एफर्ट, मनी, ये सब चीज़ें बचेंगी और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। मान लो अभी आपको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, अब आप धीरे धीरे चलो अपनी मम्मी से पूछ रहे, 2-3 बार वीडियो कॉल किया, मम्मी को, मतलब अगर मम्मी आपके घर में साथ में रहती हैं तो उन्हीं से पूछ लिया, पर जैसे जैसे आपको आ जाएगा इससे आपका टाइम बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आप फटाफट कर लोगे, आपके हाथ नहीं रुकेंगे बार बार उठने, मतलब सामान मसाले वसाले डालने में, समझ रहे हो। तो उस चीज़ में क्या है, आपका परफेक्शन आ जाएगा। जैसे अब एक्टिवा चलाना सीखा आपने, पहले धीरे धीरे चलाते थे, रेंग रेंग के चलाते थे, अगर 5 मिनट का रास्ता है तो आप 10 मिनट में पहुंचते थे। अब हो सकता है आप इतना तेज उड़ाते हो क्योंकि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, 5 मिनट का रास्ता 2 मिनट में कवर कर लेते हो। तो ये क्या है, एक मेथड होता है हर चीज़ का, जो एक मतलब फिक्स होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और इससे ये गाइड की तरह एक्ट करता है फॉर एम्प्लॉइज। तो 5 चीज़ें हो गई हैं, दोबारा बताओ, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल्स। तो ये भी क्या है, आपका स्टैंडिंग का पार्ट है। तो स्टैंडिंग के चारों मतलब ये फोर्थ वाला है, फोर्थ एंड लास्ट, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और पीपीएमआर। ओके, रूल्स क्या होते हैं। अब आपके स्कूल में रूल्स होते हैं ना कि भाई नेल्स नहीं बड़े करने हैं गर्ल्स को, और आपके शूज़ पॉलिश होने चाहिए, 2 चोटियाँ बना करानी है, और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक बॉयज़ को टाई यहाँ तक रखनी है, ऐसे स्टाइल में नीचे तक नहीं रखनी है, शर्ट के बटन लगा के रखने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाइट सॉक्स पहनने हैं। तो स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि ऐसी चीज़ें जो उन्हें करनी है और नहीं करनी है, वही तो रूल्स होते हैं। हमारे घर में भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इतनी लेट घर पे आना नहीं है, या फिर घर के बाहर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा बाहर खाना है, ज़्यादा घूमा फिरी नहीं करनी है, पढ़ाई को प्रॉपर टाइम देना। तो हर घर के भी रूल्स होते हैं, सब जगह के रूल्स होते हैं। तो रूल्स क्या है, सिंपल सी बात है, वही नॉर्मल चीज़। बिजनेस स्टडीज़ में अलग रूल्स नहीं है, इसमें भी यही है कि एक्शंस एंड नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज। यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिशन अलाउड नहीं होता। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन मतलब आपके मन की बात। मन की बात मतलब जैसे कि, जस्ट अ सेकेंड, मन की बात का मतलब आपका मन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मन क्या कह रहा है हम नहीं सुनते, और ना हमको सुनना पड़ता है। ठीक है, अब लड़कियों का माने कि मैं तो नेल्स बढ़ा के जाऊँ, बढ़िया बढ़िया नेल आर्ट करके जाऊँ स्कूल में, पर यहाँ पे आपके मन की नहीं चलती ना, आपका डिस्क्रिशन नहीं अलाउड है। आपको नेल्स छोटे ही रखने हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिशन अलाउड नहीं होता। ये स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए, और नहीं किए जाते तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए टू क्रिएट डिसिप्लिन। इनका मोटिव क्या होता है, डिसिप्लिन क्रिएट करना, डिसिप्लिन रहें, जिससे कि लोग डिसिप्लिन में रहें। तो ये मोटिव होता है रूल्स का। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी अ रूल ऑफ नो नॉट स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्मोकिंग ऐसा तो नहीं है ना कि वो भाई रूल बना दिया हर कोई स्मोक करेगा, नहीं ना, हर कोई सुट्टा पिएगा, पर यहाँ पे रूल है कि ठीक है कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। तो ये एक रूल हो सकता है जिससे आपको फॉलो करना है। यहाँ पे अपने मन की बात नहीं सुन सकते कि नहीं यार मेरा तो मन कर रहा है पियाता हूँ, नहीं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शंस। रूल सिंपली क्या होते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, यानी कि काइंड ऑफ कॉन्डक्ट, एक बिहेवियर। कॉन्डक्ट मतलब क्या होता है, बिहेवियर, एक बिहेवियर जो आपको फॉलो करना है, ये रूल है।
और जनरल इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, रिजिड एंड कंपल्सिव। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होते हैं, रिजिड होते हैं और कंपल्सिव होते हैं। कंपल्सिव मतलब कंपल्सरी है फॉलो करना है, और रिजिड होते हैं किसी के लिए चेंज नहीं करते। अब मान लो कोई ऐसा इंसान आ गया नौकरी करने आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसको बहुत ज़्यादा लत है पीने की, स्मोक करने की, सिगरेट पीने की, अब उसके लिए चेंज तो नहीं होंगे कि नहीं चलो तुमको छूट दे देते तुम पी लिया करो। नहीं भाई, सबके लिए सेम है, कंपल्सरी है, फॉलो करना, रिजिड है, ठीक है। और ये क्या है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान कहा जाता है। तो स्टैंडिंग प्लान के चारों हो गए हैं का PPMR यानी कि पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल्स। उससे पहले हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी, जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब इसके बाद दो ही बचे हैं, प्रोग्राम्स एंड बजट्स, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम पहले तो याद रखना है कौन से में आता है, सिंगल यूज में। सिंगल यूज प्लान यानी कि ये ऐसा प्लान है जिसे हम एक ही बार यूज करते हैं, हम रेपिटेडली यूज नहीं करते हैं। तो इसमें चार चीजें आ जाती हैं, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल। प्रोसीजर, रूल, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी, इन चारों को मिला के एक प्रोग्राम बनता है। ये कॉम्बिनेशन है किसका, ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसी का, प्रोसीजर का, रूल का। यहाँ पे ये देखो, पॉलिसी है, प्रोसीजर है और रूल है, ये तीनों कौन से वाले प्लान है, स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव किसी भी प्लान का पार्ट नहीं होता। तो ये तीनों स्टैंडिंग प्लान और ये एक ऑब्जेक्टिव मिलके बनाते हैं प्रोग्राम को। ओके, क्रिएट रिलेशन बिटवीन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गोल्स, ठीक है। प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स, ये अलग अलग लेवल्स पे बनाए जाते हैं प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम्स अलग अलग लेवल यानी कि आपका टॉप, मिडिल, लोअर, तीनों लेवल्स पर बनाए जाएंगे। टू गेट अ सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोग्राम चलाया जाता है टू गेट अ सिस्टमैटिक वर्किंग, हम हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो सिस्टमैटिकली काम करें। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड, ओपनिंग ऑफ अ न्यू थिएटर, तो एक प्रोग्राम बनाया गया, मतलब एक काइंड ऑफ बड़ा प्लान कि हम मतलब आपके प्रोजेक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, हम मूवीज में सुनते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये एक बिल्डिंग बनानी है, एक मॉल बनाना है, तो वही प्रोग्राम उसी से रिलेट करो। तो वही प्रोग्राम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड हो गया इसका एग्जाम्पल, कोई एक नया थिएटर खोलना है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, हमको रूल्स चाहिए होंगे, प्रोसीजर्स चाहिए होंगे, पॉलिसीज चाहिए होंगी और हमारा ऑब्जेक्टिव भी चाहिए होगा। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, मैंने बोला ना डिटेल्ड स्टेटमेंट है एक प्रोजेक्ट का। एंड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। एंड इट इंक्लूड्स एंटायर गैमट ऑफ एक्टिविटीज, एंटायर गैमट मतलब आपका वैरायटी, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि बहुत सारी इसमें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। तो प्रोग्राम किसका कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल्स का। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं और ये क्या है, एक मतलब आप कह लो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है। इसमें सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान दिया जाता है। और लास्ट फाइनली आपका जो आता है वो है बजट। अब बजट भी किसका प्लान है, मतलब कौन से तरीके का प्लान है, ये भी है सिंगल यूज प्लान। और अब ये लास्ट प्लान है हमारा। ओके, टाइम कितना हो गया है, 29 minutes ऑलरेडी। तो बजट क्या होता है, अब देखो बजट हमको पता है, हम हर साल सुनते हैं कि भाई बजट रिलीज करती है सरकार हमारी। तो बजट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में जो हम रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होता है हमारा बजट, ठीक है। जैसे कि आपका कोई मतलब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आपका 12% सेल्स बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव था। अब उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, कितना आपका बजट लगेगा, कितना आपका कितने का रॉ मटेरियल आएगा, आपको सैलरी देनी है, ये करना है, वो करना है, तो एक पूरा बजट तैयार कर लेना। इसको हम, ये जो रिजल्ट है इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही कहलाता है हमारा बजट। और ऑब्वियसली जब न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में मतलब डिजिट्स में, तो हमेशा मेजरेबल होगा, मोस्टली फाइनेंशियल इन नेचर, ऑब्वियसली फाइनेंशियल होगा। पर अलग अलग तरीके के भी होते हैं, लाइक कैपिटल बजट। आपका कैपिटल क्या है, मतलब मशीन्स वगैरह, इन सब का क्या बजट है, ऑपरेशनल बजट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, मतलब अलग अलग बजट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कैपिटल, ये सब। प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, हर लेवल के मैनेजर के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें सबको देखते हैं, सब बजट देख के चलते हैं यार। अगर आप शॉपिंग करने भी जा रहे हो तो उसमें भी आप बजट देखते हो ना कि यार ठीक है इतने में ही मुझे खरीदना है, तो बजट हर कोई देखता है। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों नहीं देखेगी, तो वो हर लेवल पर बजट तैयार करते हैं, ठीक है। सर्व्स एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे कि आपने सोचा कि आप 10,000 रुपये खर्च करोगे किसी भी चीज़ पर और आपके खर्च हो गए 22,000, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल आपका सॉरी एक्सपेक्टेड था, ठीक है, एक्सपेक्टेड था और ये जो एक्चुअल था 22,000, इन दोनों को कंपेयर करने देता है हमको बजट। हम कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमने जो 10,000 का प्लान बनाया था, भाई हमारा 22,000 का बजट आ गया। शॉपिंग करने जाओ आप 5,000 का सोच के, आप 10,000 रुपये लेकर के गए पर आपने सोचा 5,000 की ही शॉपिंग करेंगे, वो आपका मतलब एक्सपेक्टेड था परफॉर्मेंस।
और हो गई शॉपिंग 8,000 की, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि हमने कहाँ कहाँ पर पैसे उड़ा दिए एक्स्ट्रा, राइट। तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपके क्या थे, 8 टाइप्स ऑफ बजट थे। क्या क्या थे देखो, एक बार रिवाइज कर लो। ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मतलब मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स। इसमें ये जो 4 हैं, PPMR क्या है, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, ये आते हैं स्टैंडिंग में। प्रोग्राम बजट आते हैं आपके सिंगल यूज में। ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज किसी में भी नहीं आते, ठीक है। अब देखो ये जो 8 प्लान्स हैं, इनके बीच में है ना डिफरेंसेस है, जो कि बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। अब इनके देखो मैंने ऐसे ना स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, टेबल, मतलब बहुत फायदा होगा इससे आपको अगर आप पढ़ते हो तो लिटरली, और बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अभी हालांकि टाइम है, मैं करवा सकती हूँ, 32 मिनट्स ऑलरेडी हो गया, मैं करवा देती हूँ, ठीक है, फटाफट से। एक दो रह जाएगा तो आप खुद से पढ़ लेना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ओके। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड्स। अभी डिफरेंस किसके बीच में है, रूल्स और मेथड्स के बीच में। रूल्स और मेथड्स के बीच में देखो क्या डिफरेंस है। रूल्स हमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं, ये हमको अब समझ तो आगे, जल्दी जल्दी डिफरेंस पढ़ते हैं। रूल्स क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं दैट इन्फॉर्म व्हाट मस्ट एंड मस्ट नॉट बी डन, क्या करना है क्या नहीं करना। मेथड क्या है, एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस होता है इन विच अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी इज परफॉर्म एज पर द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली मेथड क्या है, तरीका है कि किस वे में एक पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। ये क्या, इसका मेन एम क्या होता है, द मेन एम इज टू अचीव ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ठीक है। द मेन एम इज टू अचीव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। मैंने बताया ना, सब्जी बनाते बनाते आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। देयर आर पेनाल्टीज इन केस ऑफ वायलेशन एंड रूल, वायलेशन ऑफ रूल्स। अगर आप रूल्स वायलेट करते हो तो आपको पेनाल्टीज पे करनी पड़ेगी, बट देयर आर जनरली नो पेनाल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ मेथड्स। दे आर रिजिड विद नो स्कोप ऑफ डेविएशन। ये रिजिड होते हैं और डेविएशन का कोई स्कोप ही नहीं होता है कि चेंज हो जाए, मतलब रिजिड होते हैं, कंपल्सिव होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर करो, बट दे आर कंपेरेटिवली फ्लेक्सिबल। अगर एक मेथड काम नहीं कर रहा है तो दूसरा चेंज कर लो, दूसरा अडॉप्ट कर लो, ठीक है, ये हो गया। दे आर अप्लाइड टू ह्यूमंस इन ऑर्डर टू अचीव डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। दे आर अप्लाइड वेयर मैनुअल एंड मैकेनिकल वेज ऑफ डूइंग वर्क आर रिक्वायर्ड, ओके। रूल्स ऑफ, इसका एग्जांपल, रूल्स ऑफ नो फोटोग्राफी इन अ पेंटिंग एग्जीबिशन। ये पेंटिंग एग्जीबिशन है, उसमें नो फोटोग्राफी का रूल है, फोटोग्राफी नहीं करनी है पेंटिंग एग्जीबिशन में गए हो तो। यहाँ पे क्या है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मैंने बताया था ना कि अलग अलग तरीके होते हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेनिंग के, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ये हो गया रूल्स और मेथड्स के बीच का डिफरेंस। अब आता है आपका नेक्स्ट, पॉलिसीज और रूल्स। पॉलिसीज, पॉलिसीज आर जनरल स्टेट, देखिए पॉलिसीज क्या है, जनरल स्टेटमेंट्स हैं दैट गाइड थिंकिंग एंड चैनल एनर्जी टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसी हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की टुवर्ड ले जाती है, उसकी तरफ ले जाती है, और हम उसको ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर प्लान करते हैं। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म, ये तो देखो ये सारी वही चीजें हैं, इसमें ये सारी वही चीजें जो जस्ट अभी हमने पढ़ी, रूल्स और मेथड्स में जो डिफरेंस पढ़ा था, ये एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं। मेन एम क्या होता है, टू गाइड इन डिसीजन मेकिंग, राइट। इसका मेन एम क्या होता है, टू गाइड ह्यूमन बिहेवियर। हम उसी लिए रूल्स बनाते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर को गाइड कर सकें। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, पर ये रिजिड होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। दे आर जनरली नो पेनल्टीज, इसमें क्या होता है, पेनल्टीज होती हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, रिटायरमेंट एज ऑफ इज 59 ईयर्स फॉर एम्प्लॉयज इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिसी है। रूल टू रीच वर्क प्लेस बिफोर 10 AM, मतलब आपको 10 से पहले अपने ऑफिस में पहुंचना है, ये रूल है। पर ये एक पॉलिसी है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई रिटायर होता है तो उसकी एज 59 है, ये पॉलिसी है, ये नियम नहीं है, रूल नहीं है, ये पॉलिसी है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा रूल एंड मेथड, फिर हमने पढ़ा पॉलिसी एंड रूल, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। पॉलिसी क्या होता है, देखो वही सारी चीजें आ गई, जनरल स्टेटमेंट होता है टू गाइड थिंकिंग एंड चैनल एनर्जी वगैरह वगैरह। पर ये क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, यूनिफाइड स्ट्रक्चर्ड एंड इंटीग्रेटेड प्लान्स दैट आर डिजाइन्ड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के जस्ट बाद स्ट्रैटेजी पढ़ा था ना, तो ऑब्जेक्टिव अगर हमारा बना हुआ है, हमको ये करना है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। इसका मेन एम क्या होता है, टू डील विद रेपिटेटिव इश्यूज, हम उसी चीज से बार बार इशू से डील करें। इसका मेन एम क्या होता है, टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशंस अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट्स और चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। इस ये क्या है, रिमेन वैलिड फॉर सिचुएशंस और इवेंट्स व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर।
क्योंकि पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान का हिस्सा है, स्टैंडिंग प्लान जो बार बार होते रहते हैं, तो ये रेकरिंग होता है, मतलब रिपीटिंग, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, तो उसके लिए पॉलिसी होती है। पर स्ट्रैटेजी रेकरिंग में नहीं आता, यानी कि स्टैंडिंग में भी नहीं आता, सिंगल यूज में भी नहीं आता, तो ये दे आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। दे आर जनरली नॉट मेड ऑन द मूव ऑफ कंपेटिटर्स, दे आर मेड आफ्टर कंसिडरिंग द मूव्स ऑफ कंपेटिटर्स। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाएगी, आप अपने कंपेटिटर्स का मूव देखोगे कि भाई ये क्या कर रहा है, अपनी सेल्स बढ़ा रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, और एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है, इसने प्राइस में थोड़ा कम कर दिया कस्टमर्स को खींचने के लिए, तो उनके मूव्स को देख के आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। बट पॉलिसी आप उनके मूव को देख करके नहीं बनाते हो। पॉलिसी के बारे में शायद हमने पढ़ा भी था, ये सिर्फ इनसाइडर्स के लिए होते हैं, यानी कि अपने बिजनेस इन्वायरमेंट, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम देखेंगे, उसमें बाहर के लोगों से मतलब नहीं है, तो स्ट्रैटेजी में मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दे हैव अ लोअर प्लेस इन द हायरार्की ऑफ प्लान्स एंड जनरली कंसिडर्ड टू बी सपोर्टेड। दे हैव अ हायर प्लेस इन द हायरार्की ऑफ प्लान्स। अब प्लान में अगर देखें तो पॉलिसी थोड़ी छोटी है, मैंने बताया था ना, स्ट्रैटेजी बड़ी है, पॉलिसी छोटी है, राइट। ऑर्गेनाइजेशंस हैव पॉलिसी फॉर अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। ये एक एग्जांपल है इसका। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मैकडी एंड बर्गर किंग आर जाइंट फास्ट फूड चेन्स व्हिच मेक देयर स्ट्रैटेजीज कंसीडरिंग ईच अदर। अब वो दोनों एक दूसरे के मूव्स को देख करके अपनी वो बनाते हैं स्ट्रैटेजी की, भाई ये क्या कर रहा है, बर्गर में ना टमाटर भी लगा रहा है, मैं भी ऐसा करता हूँ, ये कर देता हूँ, मतलब ये बर्गर इतना सस्ता दे रहा है, ये कॉम्बो प्रोवाइड कर रहा है, ये सब, तो एक दूसरे के मूव्स देख करके ये आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। पॉलिसीज और प्रोसीजर्स दोनों ही स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है। पॉलिसी क्या है, जनरल स्टेटमेंट, जो कि हमारे जनरल मतलब आपके थिंकिंग को गाइड करती है, और वगैरह वगैरह। ये क्या है, रूटीन स्टेप्स हैं। प्रोसीजर मैंने बताया ना कि डीयू में एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए चाहिए होती हैं, एंड दे आर नीडेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, यानी कि पॉलिसी से बड़ा है प्रोसीजर। गेटिंग माई पॉइंट। फिर they are flexible managers and managers have discretion as per the organizational level. They are rigid, managers have relatively less discretion. Obviously देखो, प्रोसीजर एक फिक्स्ड है, रिजिड है, उसका प्रोसीजर चेंज नहीं होगा डीयू में एडमिशन लेने का, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। पॉलिसी चेंज की जा सकती है, पर पॉलिसी मतलब एक तरह से जैसे कि समझ लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया जा सकता है। पहले अगर मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए थे 12th में, तो अब हो सकता है 55% तो ये चेंज किया जा सकता है, तो ये इतना रिजिड नहीं होता, और ये प्रोसीजर रिजिड रहेगा, फिक्स रहेगा। ये क्या है, एक्सप्रेस्ड एज जनरल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। द एरिया ऑफ एप्लीकेशन इज ब्रॉड इन द केस ऑफ पॉलिसीज, एरिया ऑफ एप्लीकेशन इज लिमिटेड इन द केस ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब, एक तरह से एलिजिबिलिटी वगैरह सोच लो, जो मैंने बताया ना वही याद रखो। प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स, तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो जो मैंने वैसे एडमिशन वाला बताया वो याद रखो, वो ईजी है। पॉलिसी और प्रोसीजर हो गया आपका, दो और बचे हैं बस फटाफट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसीजर एंड मेथड्स। प्रोसीजर और मेथड की बात करें तो इसमें क्या है, ये एक रूटीन है कि आपको कैसे कैसे एक्टिविटीज कैरी आउट करनी है। मेथड क्या बताता है, हमको एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। ओके, दोनों में डिफरेंस है, या प्रोसीजर और मेथड कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़े सिमिलर है पर अलग है। They have a wider scope as it lays down the sequence of all the activities to be performed by an organization. They have a completely narrower scope as it is confined to one step of procedure. Okay. इसमें क्या है, मेथड छोटा है, प्रोसीजर बड़ा है। पूरा प्रोसीजर है, उसके अंदर एक मेथड आता है। जैसे कि अब आप प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया ना, डीयू में एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है। अब उसके लिए जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, उसका क्या मेथड है, वो अलग चीज है। मतलब मेथड छोटा है, पूरा प्रोसीजर बड़ा है, प्रोसीजर के अंदर आता है मेथड। मेथड एक स्टेप से रिलेटेड है, प्रोसीजर पूरे काम से रिलेटेड है। ओके, ये क्या है, ज्यादा रिजिड होते हैं, और दे थोड़े से मतलब ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। और इनका मेन पर्पस होता है टू डेवलप स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। ऑब्वियसली इनका मेन पर्पस होता है टू स्टैंडर्डाइज द वे ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। इनका मतलब होता है, इनका मेन एम होता है टू डेवलप स्टेप्स बनाने हैं, उसी से प्रोसीजर बनता है। पर मेथड क्या है, किस तरीके से उस स्टेप को फॉलो करना है, वो मेथड है। ओके, इसका एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, एग्जांपल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वो एग्जांपल्स इजी है और समझने लायक है। पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में लास्ट डिफरेंस। ओके, पॉलिसीज क्या होती हैं, दे आर जनरल, ये तो हमने पढ़ लिया, जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह, दैट गाइड फॉर थिंकिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स टुवर्ड विच ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर रिलेटेड। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन एम क्या होता है, हाउ द वर्क इज टू बी डन। इसका मेन एम क्या है, व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, सेल्स बढ़ाने, करना क्या है, आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। इट इज नैरोअर देन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड इट इज वाइडर देन पॉलिसीज। यानी कि ये जो पॉलिसीज होती है ना, वो ऑब्जेक्टिव से ही बनती है। ऑब्जेक्टिव होगा उसी के बेसिस पर पॉलिसीज बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बड़ा टर्म है, पॉलिसी छोटा टर्म है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड और डायमेंशन। उनका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड डायमेंशन नहीं होता, पर इसका होता है।
मैंने बताया था ना, इसमें टाइम बाउंड, स्मार्ट से याद करा था ऑब्जेक्टिव, ऐसे है ना ART, यानी कि टाइम बाउंड जरूर होता है, ठीक है। नीड, इसकी नीड क्या होती है, दे आर यूजफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स बट एन ऑर्गेनाइजेशन कांट एग्जिस्ट विदाउट देम। दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ अ फर्म, विदाउट ऑब्जेक्टिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन विल, ठीक है। पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प, मतलब अचीव करने में हेल्प करती हैं, पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है। पर अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो कैसे कोई बिजनेस फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, उसको कोई मेन उद्देश्य नहीं, उसको आगे करना क्या है, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। पर पॉलिसी के बिना एग्जिस्ट कर सकती है। दे आर फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स, पॉलिसीज हर लेवल पर होती है, पर ये क्या होता है, सिर्फ टॉप लेवल पर होता है, और स्ट्रैटेजी भी टॉप लेवल पर होती है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो गोल्स से डिराइव होते हैं, यानी कि गोल्स और भी बड़ा टॉप, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल, पॉलिसी ऑफ अ कंपनी, मतलब कि भाई एम्प्लॉयज क्या है, 59 की एज पर रिटायर हो सकते हैं। एक इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बेकरी कैन बी टू इंक्रीज इट्स कस्टमर बेस बाय 10% इन 6 months। तो पॉलिसी क्या है कि भाई 59 की एज पे हम रिटायर हो जाएंगे, पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि इतना परसेंट आपको एम्प्लॉयज़ का अपना रिटेंशन बढ़ाना है, इतने परसेंट एम्प्लॉयज़ को आपको हटाना है, इतना परसेंट उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, इतना परसेंट आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये डिफरेंसेस ज़रूर एक बार खुद से पढ़ लेना, पर पहले जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं ये सारी चीज़ें ये भी ज़रूर पढ़ना है, खाली डिफरेंसेस से नहीं समझ आएगा, कंफ्यूज हो। तो ये सब नहीं पढ़ोगे तब तक ऑब्वियसली समझ नहीं आने वाला है। सो इसी के साथ आपका देखो चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू गिव द लाइक, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट मुझे कर सकते हो डेफिनेटली इसी वीडियो के नीचे, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम को टेक्स्ट कर देना, डोंट वरी, तो वहाँ भी अच्छे से समझा दूँगी। और प्लीज़ 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं। देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी हेल्प कर रही हूँ, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसी पे फटाफट से मैं नोट्स पोस्ट कर देती हूँ। तो नोट्स ले लेते हो आप, वीडियो से पढ़ते हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लोगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।